Good morning, class 6th. Students, we are on chapter number 11, Political Developments, the Gupta period AD 320 to AD 540, and we are on a last topic of this chapter and this session also, which is Harshvardhan. So, the time period of Harshvardhan is AD 606 to AD 647. हम लोगों ने समुद्रगुप्त को देख लिया है, अब हम हर्षवर्धन जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है वो देखेंगे. A lot of information about Harsh and his time can be found in Harsh Charitra, the biography of the king written in Sanskrit by court poet बाण भट्ट. देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है बायोग्राफी, एक होता है ऑटोबायोग्राफी. जिसमें डिफरेंस आप लोग चैप्टर्स मतलब पिछली क्लासेस में देख चुके हैं. बायोग्राफी जो इंसान है उसके बारे में कोई दूसरा लिखे तो उसे हम बोलेंगे बायोग्राफी. और अगर हम खुद अपने बारे में चीज़ें लिखते हैं, हमने पूरे लाइफ टाइम क्या किया, क्या हमारे अचीवमेंट्स थे, क्या हमारी क्वालिटीज़ थी, डिसक्वालिटीज़ थी, सारी चीज़ें अगर हम खुद लिखते हैं वो हो गई हमारी ऑटोबायोग्राफी. किसी और ने लिखी वो बायोग्राफी. तो हर्षवर्धन के बारे में हमें हर्षचरित्र नाम की एक ऑटोबायोग्राफी है जिसमें सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं. एंड इसे किसने लिखा है? बाण भट्टा ने. ओके, बाण भट्ट जो कि आपकी बुक के अंदर भी है. बाण भट्ट ने लिखा है आपकी हर्षचरित्र नाम की बायोग्राफी को. द अदर इज द अकाउंट ऑफ ह्यूनसांग, अ चाइनीज़ विजिटर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षाज रीजन. जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में इब्न बतूता आए थे इंडिया के अंदर, उसी तरीके से जो चाइना में ह्यूनसांग नाम के एक व्यक्ति थे, ट्रैवलर थे, वो इंडिया में आए थे और उन्होंने भी इंडिया के बारे में, उस टाइम पीरियड के बारे में बहुत कुछ लिखा है. हर्षवर्धन बिकेम किंग एट द एज ऑफ 16 इन द ईयर AD 606. 16 साल की उम्र में ही AD 606 में वो राजा बन चुके थे. एंड उन्होंने अपनी कैपिटल थानेश्वर से कन्नौज शिफ्ट की थी. इमीडिएटली आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन हर्ष मार्च अगेंस्ट द गॉड्स ऑफ बंगाल. जैसे वो राजगद्दी पे बैठते हैं, एक वॉर में उन्हें पार्टिसिपेट लेना पड़ता है. ही एंटर्ड इनटू एन अलायंस विद भास्कर वर्मन द किंग ऑफ असम. After that he conquered many parts of northern India including Punjab, eastern Rajasthan and Ganga Valley as far as Assam. So यहाँ से अगर हम नॉर्दर्न इंडिया से बात कर ले, ईस्टर्न इंडिया तक उनका पूरा राज फैल चुका था. उनके एम्पायर में फेडरल किंग्स थे. उन्होंने हर्ष गवर्नड हिज एम्पायर ऑन द सेम लाइन्स एज गुप्ताज. जिस जगह पे गुप्ताज डायनेस्टी के जो एरियाज़ थे उन्हीं एरियाज़ पर भी हर्ष डायनेस्टी ने भी राज किया था. किंगडम ही कॉन्कर्ड पेड हिम रेवेन्यू. जिस एरिया को वो जीत लेता था उन्हें कुछ अमाउंट ऑफ मनी देना पड़ता था उन्हें, हर्षा को. हर्षाज एम्बिशन ऑफ एक्सटेंडिंग हिज पावर टू द डेक्कन एंड साउथ इंडिया वर स्टॉप्ड बाय पुलाकेशिन सेकेंड, द चालुक्य किंग ऑफ वतापी हु डिफीटेड हिम. अब देखिए नॉर्थ से ईस्ट तक फैल चुके हैं, सेंट्रल एशिया तक आ रहे हैं, पर वो जैसे सदर्न इंडिया तक आते हैं उनके इस विजय रथ को, मतलब इतने टाइम से आप जीतते जा रहे हो, इस विजय यात्रा को कौन ब्रेक लगाता है? पुलाकेशिन सेकंड. पुलाकेशिन सेकंड कौन है? चालुक्य किंग वतापी के. ठीक है, तो पुलाकेशिन सेकंड किसको हरा देते हैं? वतापी के राजा हैं पुलाकेशिन सेकंड. पुलाकेशिन सेकंड नाम इंटरेस्टिंग है, याद करना चाहिए आपको. ठीक है, चालुक्य किंग है और वतापी. हर्षा वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लर्निंग. ही रोट 3 प्लेज इन संस्कृत, रत्नावाली, प्रियदर्शिका एंड नागनंदा. बहुत ही अच्छे पोएट थे. उन्होंने अपनी कविताएं लिखी, पोएट्री लिखी, संस्कृत में प्लेज लिखे हैं, यहाँ पर नाम है उनके प्लेज के. हर्षा प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सपोर्ट टू नालंदा यूनिवर्सिटी. नालंदा यूनिवर्सिटी को अब जब पैटर्न ऑफ म्यूज़िक है, आर्ट है, लर्निंग के लिए पैटर्न है, मतलब जानते हैं कि शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को भी सपोर्ट किया था, फाइनेंशियली सपोर्ट किया था. एंड इट वॉज अंडर हिज पैट्रनेज दैट नालंदा prospered and became a famous center of learning. और उन्हीं की सत्ता के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस हुई थी एंड लर्निंग के मतलब शिक्षा के मामले में बहुत उच्चतम स्तर था. किसके टाइम पीरियड में? हम हर्षा के टाइम पीरियड, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं. हर्ष वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म.
अशोका की तरह बुद्धिज्म से वो बहुत ज़्यादा रिलेट करते थे। उन्होंने 5th बुद्ध काउंसिल बुलाया था कन्नौज में। यहाँ हम लोगों ने कैपिटल देखी थी, यहाँ पर उन्होंने थानेश्वर से कन्नौज अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था। तो उन्होंने 5th बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई अपने एरिया में कन्नौज में, जहाँ पर महायाना बुद्धिज्म डिस्कस हुआ था। महायाना ने हिनायन हम लोग पहले देख चुके हैं क्या है। द असेंबली कंटिन्यूज, 18 दिन तक एक असेंबली चली थी और 3000 मॉन्क्स ने इसे अटेंड किया था। तो अब इस पैराग्राफ के जरिए हमने हर्षवर्धन के बारे में पूरी डिटेल देख ली। अब हुएन सांग जो इंडिया में आए थे हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक और इब्न बतूता से हमने टी और टी कनेक्ट किया था, टी। उसके साथ में हम लोग, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हुएन सांग किस राजा के टाइम पीरियड में आए थे, तो एच और एच को एक तरीके से रिलेट करेंगे। हुएन सांग एच, हर्षवर्धन एच, तो एच से रिलेट करके आप क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। हुएन सांग विजिटेड इंडिया इन AD 630। देखिए 606 से 647 तक तो यही है। तो इनके टाइम पीरियड में हुएन सांग आए थे। कब आए थे? 630 AD में। ही स्टेड इन इंडिया 15 ईयर्स, 15 साल तक वो इंडिया के अंदर रहे थे। ही केम टू स्टडी एट द नालंदा यूनिवर्सिटी, बता दिया अभी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। During his stay, he became a friend of Harsha and spent 8 years at his court. He compiled his work in a book titled CUK, which means Record of Western World. The book gives a detailed account of administration, social and economic life of the people at that time. ओके, सो 15 साल वो इंडिया में रहे, 8 साल वो हर्षवर्धन के राज्य में हर्षवर्धन के एक तरीके से महल में रहे, उनके कोर्ट में रहे। उन्होंने उनके साथ 8 साल बिताए उनके कोर्ट के अंदर। एंड अपनी जो सारी की सारी जो 15 साल वो इंडिया में रहे, 8 साल इनके साथ रहे, सब चीज़ों को उन्होंने एक बुक के अंदर कंपाइल किया, उसमें समाहित किया, समावेश किया। उनकी बुक का नाम था CUK, जिसका मतलब है वेस्टर्न, ठीक है। उनके हिसाब से, चाइना के हिसाब से तो ये वेस्टर्न पार्ट हो गया। वेस्टर्न पार्ट के रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न पार्ट्स, उन बुक का एक तरीके से मतलब था, जिसमें उन्होंने हर्षवर्धन के टाइम में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसी और सोशल और इकोनॉमिक लाइफ थी लोगों की, सब चीज़ें उन्होंने अपने बुक के अंदर इनलिस्ट की थी। किसने? हुएन सांग। Agriculture was the main occupation. Traders and craftsmen lived in the town. People were very simple, honest and lived peacefully. Most of them were vegetarian, avoided onion and garlic. एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था, सभी लोग कृषि करते थे, बहुत सिंपल लाइफ जीते थे, ऑनेस्ट थे एंड शांतिपूर्वक अपनी जीवन यापन करते थे, वेजिटेरियंस थे और ओनियन और प्याज लहसुन नहीं खाते थे, बहुत सारे अवॉइड करते थे, यहाँ पर लिखा है। हुएन सांग ऑल्सो नोट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिजिड कास्ट सिस्टम। द पीपल वर डिवाइडेड इनटू मेनी कास्ट, सब कास्टेस अनटचेबल, वर नॉट ट्रीटेड वेल बाय द अपर कास्ट, दे लिव्ड आउटसाइड द सिटी। वही चीज़ है, हम हर बात देखते आ रहे हैं, कास्ट सिस्टम इनकी भी सोसाइटी के अंदर था, अनटचेबल को, वही छुआछूत वाली जो हम लोगों ने पिछली क्लासेस से डिस्कस करते आ रहे हैं। अपर कास्ट अपने आप को ऊपर समझ रहा है, लोअर कास्ट को वो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। लोअर कास्ट के लोग जो है अनटचेबल्स में, वो शहर के बाहर रहते हैं, मतलब आपकी जो सिटी है उसके बाहर रहते थे। होल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस, काम बांटने के लिए या फिर अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हम लोगों ने प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया, जिसे हम बुक्तीज बोलते थे। द प्रोविंसेस वॉज डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट और वैश्यास एंड द डिस्ट्रिक्ट इनटू विलेजेस। तो क्या किया, काम को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया ताकि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो पाए। रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन हो रहा है, जितना आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो, उसका 1/6 टैक्स के तौर पर राजा के पास जाएगा। हर्ष ऑर्गेनाइज रिलीजियस असेंबलीज एवरी 5 years एट प्रयाग। दीज असेंबलीज वर कॉल्ड टू हैव डिबेट्स एंड रिलीजियस डिसीजंस। असेंबली मतलब एक सभाएं बुलाई जाती थी प्रयाग के अंदर, जिसमें डिबेट्स होती थी, रिलीजियस डिस्कशंस होते थे, डिसीजंस होते थे। अब इन्हें अटेंड कौन कर रहा है? मॉन्क्स अटेंड कर रहे हैं। हम लोगों ने देख लिया था बुद्धिज्म में इनकी कितनी आस्था है। मॉन्क्स, पुजारी, स्कॉलर्स अलग अलग जगह से आते थे और यहाँ पर अपनी प्रेजेंस देते थे। हर्ष वॉज अ केपेबल एंड टॉलरेंट रूलर। देयर वॉज प्रोस्पैरिटी विद इन हिज एम्पायर। बहुत अच्छे से उन्होंने शासन किया था, उनके शासन में प्रोस्पैरिटी, सब एक तरीके से समृद्धि फैल गई थी पूरे राज्य के अंदर। और जैसे ही हर्षा की डेथ हो जाती है नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया वॉज अगेन थ्रोन इनटू स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। एंड फिर मीनवाइल द डेक्कन एंड साउथ इंडिया रोज टू पावर द ग्लोरी। और धीरे धीरे जो साउथ इंडिया के जो एम्पायर हैं वो अपनी बढ़त बनाते रहते हैं नॉर्दर्न इंडिया के साइड में, ठीक है, तो उनकी ही प्रशस्ति फैलती जाती है। सो बाय दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड सिलेबस।
Political development, the Gupta period, we have done Samudragupta, and in this class we have covered Harshvardhan. Harshvardhan का time period 606, 647. इनके बारे में हमें हर्ष चरित्र में देखने को मिलता है, वो एक बायोग्राफी है जिसे बाणभट्ट ने लिखा था, और ह्वेनसांग ने भी अपनी बहुत सारी बातें लिखी हैं। हर्षवर्धन बहुत ही एक तरीके से हम बोलेंगे अपना एरिया एक्सपांड करने के लिए उन्होंने अलग अलग जगह पर राज्य किया, लड़ाइयाँ की, जीती, बट जैसे वो सदर्न इंडिया की तरफ बढ़े, वतापी के राजा जो चालुक्यास किंग हैं, जो वतापी के राजा हैं, उन्होंने पुलाकेशिन सेकंड उन्होंने उनके जीत की यात्रा पर रोक लगा दी। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि ह्वेनसांग इंडिया में आए थे, उन्होंने अपनी बुक जिसका नाम था CUK, ठीक है, उसमें इन सभी के बारे में जो भी उन्होंने काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल एट दैट टाइम, सभी चीज़ें इनमें एनलिस्टेड की हैं। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दीज टू टॉपिक्स very well. So that's it for today's class. In the next class we will start a revision portion. Thank you.